हेलो गाइस एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं राज एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लैट पीजी 2027 के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। फॉर द अपकमिंग मंथ्स आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपको कैसे पढ़ाई करनी है, क्या अप्रोच रखनी है क्लैट पीजी 2027 को लेके, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सोच रहा है क्लैट पीजी 2027 का एग्जाम देने के लिए, जो कि दिसंबर में होता है, तो कहीं ना कहीं आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। राइट, एंड आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या रिसोर्सेज रिफर करनी है, आपके एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कि अभी से लेके फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए क्लैट एग्जामिनेशन, क्लैट पीजी 2027 के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्ट्रैटेजी समझने पहले से पहले हम क्लैट के बारे में कुछ बेसिक समझ लेते हैं। तो जब हम रेफर करते हैं क्लैट को, क्लैट एग्जैक्टली स्टैंड्स फॉर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। राइट, क्लैट आपका यूजी के लिए भी होता है, पीजी के लिए भी होता है। क्लैट यूजी के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है एनएलयूज के बैचलर्स प्रोग्राम में, वही पीजी के थ्रू आपका एडमिशन मिलता है एनएलयूज के एलएलएम प्रोग्राम्स में। राइट, सो ये तो मेन यूटिलिटी होगी क्लैट की। राइट, बट क्लैट आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। राइट, सो ये सिर्फ ऐसा ही एग्जाम नहीं है जिसकी वजह से आपको एनएलयूज में एडमिशन मिलता है उनके एलएलएम प्रोग्राम्स में। राइट, आप अगर क्लैट देते हैं तो आप कई प्रेस्टिजियस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है, प्राइवेट कॉलेजेस जो है, उनके एलएलएम एंट्रेंस एलएलएम के प्रोग्राम्स में भी एंट्रेंस पा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्लैट को लेके, वो ये है कि कुछ गवर्नमेंट सेक्टर एंटिटीज भी, जैसे कि इंडियन आर्मी के अंदर जो जैक की पोजीशन है, जज एडवोकेट जनरल की, उसका भी सिलेक्शन क्लैट के मार्क्स के बेसिस पे होता है। राइट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ सर्टन पीएसयूज भी हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जैसे कि आपका एनटीपीसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, भेल हो गया। इनकी भी रिक्रूटमेंट के लिए क्लैट का स्कोर मैंडेटरी कर दिया गया है। राइट, तो आप ध्यान रखिए कि जब आप क्लैट देते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ एलएलएम है, आपके पास करियर ऑप्शन नहीं रहता है, आपके पास मल्टीपल करियर ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। राइट, आप जैक का एग्जाम भी दे सकते हैं, नॉट एग्जाम बट जैक के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप पीएससी में भी जा सकते हैं। राइट, सो आज के टाइम पे क्लैट पीजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। राइट, सो आप चाहे एलएलएम में जाना चाहे या नहीं जाना चाहिए, बट क्लैट पीजी का एग्जाम आपको फॉर श्योर देना चाहिए, बिकॉज ये आपके लिए मल्टीपल करियर ऑप्शंस ओपन कर देता है। राइट, तो क्लैट का एग्जाम इंपॉर्टेंट हो गया आज के टाइम के लिए, एंड ट्राई करके डेफिनेटली आपको देखना चाहिए, बिकॉज आपको ये बहुत सारे नए रास्ते खोल के देता है। ठीक है, नाउ बच्चों की एक वेरी रहती है कि क्लैट पीजी का एग्जाम का फॉर्म तो भर देंगे हम, लेकिन पढ़ाई एक्चुअली कैसे करनी है। राइट, तो मेन कंसर्न्स क्या होती है कि एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, एंड पढ़ने के लिए कौन से रिसोर्सेज जो है हमें रेफर करने हैं। ओके, तो ये जो मेजर क्वेश्चंस हैं आज इस वीडियो में हम इसे आंसर करने वाले हैं। ओके, बट उसके पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि जब क्लैट का जो एग्जाम का पैटर्न है वो कैसा होता है। ओके, तो क्लैट का जो एग्जामिनेशन होता है वो होता है 120 मार्क्स का इन टोटल, एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। हर करेक्ट आंसर पे आपको 1 मार्क मिलता है, हर एक रॉन्ग आंसर पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, दैट इज 0.25। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल सा पैटर्न है। इसके अलावा जैसे कि आप क्लैट यूजी का एग्जामिनेशन देखेंगे तो उसमें आपका लॉ बेस्ड के अलावा इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछते हैं, मैथमेटिक्स के पूछते हैं। राइट, तो थोड़ा डाइवर्स सिलेबस हो जाता है। बट क्लैट पीजी की बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लॉ बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं जो कि 5 साल से लगातार लॉ पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप पूरे के पूरे सिलेबस के साथ फेमिलियर रहते हैं, कोई भी चीज आपके लिए एलियन या स्ट्रेंज नहीं रहती है, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। ठीक है, 120 क्वेश्चंस, 2 घंटा, हर क्वेश्चन पे +1 मार्क, हर नेगेटिव मार्किंग है आपकी 0.25 की। ठीक है, तो ये आपका बेसिक पैटर्न है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्लैट में, पीजी में जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो पैसेज बेस्ड होते हैं। राइट, यानी कि आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, एंड आपको पैसेज के बेसिस पे ही क्वेश्चंस को आंसर करने हैं। ठीक है, दूसरी चीज है कि क्लैट जो है वो काफी हद तक एक केस बेस्ड एग्जामिनेशन है। ओके, यानी कि आप इस एग्जामिनेशन के लिए केवल प्रोविजंस पढ़ के नहीं जा सकते, आपको रीसेंट एंड लैंडमार्क केसेस से भी प्रॉपरली अपडेटेड रहना है। ठीक है, तो ये बेसिक पैटर्न है आपके क्लैट पीजी का। ठीक है, अब पैटर्न समझ लिया है, ये बताया कि सिर्फ लॉ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो एक बार सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पूछे जाते हैं। ओके, जैसे आपका हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, फैमिली लॉ,
क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, टैक्स लॉ, एनवायरमेंटल लॉ एंड लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, राइट। सो आप देखेंगे कि मेजोरिटी ऑफ द चीज जो आप 5 ईयर में पढ़ते हैं वो सारी इंक्लूडेड है इसके सिलेबस में, ठीक है। सिलेबस को हम डीप में एनालाइज नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आप हम डेफिनेटली एक नया वीडियो लाएंगे जहां पर हम सिलेबस को डीप में एनालाइज करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से क्या आना है, कंपनी लॉ से क्या आना है एंड सो ऑन, ठीक है। नाउ इसके बाद हम समझते हैं कि क्लैट के एग्जामिनेशन के लिए हमें सिलेबस तो पता है, हमें पैटर्न तो पता है, लेकिन मेजर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो मेजरली आपके जो है 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ओके। 3 टाइप के क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं? सबसे पहले तो कोई भी लॉ जो है उससे रिलेटेड प्रोविजंस तो इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं, राइट, लेकिन कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल यू आर रेफरिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आर्टिकल 12 में क्या लिखा है, आर्टिकल 32 में क्या है, आर्टिकल 14 में क्या है, लेकिन साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट्स भी पता होने चाहिए, राइट, कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या है एंड सो ऑन, राइट। तो आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ प्रोविजंस आने चाहिए। दूसरी चीज है, जैसे कि मैंने कहा था कि जो क्लैट है वो काफी हद तक एक केस बेस्ड एग्जामिनेशन है, तो आपको लैंडमार्क केसेस पता होने चाहिए, ठीक है। तो लैंडमार्क केसेस क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन में केशवानंद भारती हो गया आपका, नवदीप सिंह जोहार हो गया आपका क्रिमिनल लॉ में, ठीक है। उसके बाद फिर आपका हो गया बच्चन सिंह का केस हो गया, मच्ची सिंह का केस हो गया, ये सारे क्या होते हैं? लैंडमार्क केसेस होते हैं, जिन्होंने बहुत इंडियन जूरिस्प्रूडेंस में बहुत ज्यादा बेसिकली कंट्रीब्यूशन दिया है, एक मोड़ा है इंडिया के लॉ को, ठीक है। तो वो हो जाते हैं हमारे लैंडमार्क केसेस। देन आपके होते हैं रीसेंट केस लॉज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं व्हेन इट कम्स टू क्लैट, तो आपको इसको कवर करना मैंडेटरी है, दिस इज समथिंग दैट यू कैन नॉट स्किप आउट, ठीक है। अब रीसेंट केस लॉस की अगर मैं बात करूं तो रीसेंट केस लॉस अगर आप क्लैट पीजी 2027 दे रहे हैं तो आपके 2027 के 2026 के 2025 के 2024 के केस लॉज जो है, रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इन 3-4 सालों के जो दौरान के जजमेंट्स दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के, हम सारे के सारे जजमेंट्स को जो है डिटेल में नहीं पढ़ते, ठीक है। स्किम थ्रू तो हम सबसे करेंगे, लेकिन जो डिटेल में पढ़ेंगे हम उन्हीं जजमेंट्स को पढ़ेंगे जो कि बहुत ज्यादा हाई इंपॉर्टेंस रखती हो, ठीक है। हाई इंपॉर्टेंस कैसे रखती हो? कि इन्होंने इंडिया की जूरिस्प्रूडेंस को या इंडिया की लीगल इकोसिस्टम को एक नया मोड़ दिया हो, ठीक है। या तो फिर किसी भी कोई रूल्स, कोई नए रूल्स एंड गाइडलाइंस ले डाउन किए हो, ऐसे केसेस हमें डिटेल में पढ़ने हैं। कोई प्रीवियस प्रेसिडेंट था उसे ओवर रूल किया गया हो, या कोई एक्ट था, कोई लेजिस्लेशन था उसे रिपील किया गया हो, तो अगर ऐसे कोई भी केस लॉज है ना तो हमें इन्हें पढ़ना मैंडेटरी है, वी कैन नॉट स्किप देम आउट, ओके। नाउ इसके अलावा अगर पर्सनली इफ आई टॉक अबाउट इट, कि जो क्लैट प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात होती थी आपको, वो ये होती थी कि आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेंगे, आप प्रोविजंस पढ़ लेंगे, आप लैंडमार्क केसेस पढ़ लेंगे, बिकॉज इनका एनालिसिस, इनके बारे में आर्टिकल्स, ब्लॉग आपको हर तरफ मिलते हैं, ठीक है। जो चीज सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाती है जब आप क्लैट पीजी के लिए सेल्फ स्टडी करेंगे, तो वो अरीना होता है रीसेंट केस लॉस का, राइट। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हर महीने बहुत सारे जजमेंट्स देता है, कौन से जजमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से जजमेंट्स को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। एंड जजमेंट्स अगर सुप्रीम कोर्ट के आते हैं कितने, 200-300 पेजेस ऑन एन एवरेज, ठीक है, तो उनका क्वांटम भी बहुत ज्यादा हो जाता है, क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो फिजिकली मेंटली इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप पूरी तरह से पढ़ पाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको अलग से स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है, ठीक है, स्मार्ट प्ले करना पड़ता है। तो अगर आपको रीसेंट केस लॉ स्टडी करने हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा सोर्स ये हो जाता है कि आप कुछ चीजें सब्सक्राइब कर लें, जैसे लाइव लॉ हो गया, ठीक है। लाइव लॉ आपको रीसेंट केस जजमेंट जो है वो लाके देता रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि वहां से केस के नाम उठाएं एंड आप एसएससी मनुपात्रा में जाके केस लॉज निकाल लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप एसएससी या मनुपात्रा वगैरह से भी केस लॉज निकालेंगे तो उनकी भी जजमेंट्स बहुत लंबी लंबी रहती है, ठीक है। तो अगर आप गो थ्रू कर ले रहे हैं तो कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द एआईज, राइट, जो कि आपको केस लॉ के डॉक्यूमेंट को समराइज करके दे देंगे, ओके। नाउ याद रखना, इफ आई एम सेइंग कि यू कैन यूज एआई डज नॉट मीन कि यू विल जस्ट गो टू द एआई and you start typing the name of the cases. No, never do that. AI will give you hallucination, okay? It will give you whatever information or garbage it is having. द थिंग इज, आपको ये करना है कि जो रीसेंट जजमेंट्स हैं उनके नाम आप लीजिए, एसएससी मनुपात्रा से उनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट निकालिए, डॉक्यूमेंट अगर बहुत ज्यादा लेंदी है तो उन्हें एआई को सबमिट कीजिए ताकि समराइज करके दे सके वो, ठीक है। तो ये प्रोसेस रखनी है अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि यार
रिसेंट केस लॉस तो हमें मिल ही नहीं रहा है, तो वो ऑल टुगेदर इसको स्किप करके चले जाते हैं, जो कि नहीं करना है। बिकॉज क्या, जब हम क्लैट की बात करते हैं, क्लैट पीजी की बात करते हैं, तो रीसेंट केस लॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कैन नॉट एम्फोसाइज इनफ कि कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? सो डू नॉट स्किप दिस, ओके। वही है कि अगर आपको एक जगह पे सोर्स में नहीं मिल पा रहे हैं सारे केस लॉस, तो आपको कहीं ना कहीं हाथ पैर मारना पड़ेगा, अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये चीजें हैं कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है क्लैट के लिए जब आप प्रिपेयर करेंगे। कोई भी सब्जेक्ट है तो उनके प्रोविजंस पता होने चाहिए, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। लैंडमार्क केसेस हर सब्जेक्ट के अच्छे से याद रखने हैं हमें, एंड उसके अलावा सब्जेक्ट से हटके हम पिछले 3-4 साल के जितने भी रीसेंट जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट की, उससे भी गो थ्रू करेंगे, ठीक है? लेकिन इंपॉर्टेंट जजमेंट्स क्या है? जिन्होंने कोई नया रूल एंड गाइडलाइंस ले डाउन किया हो, कोई पहले का केस लॉ ओवर रूल किया हो, या कोई नए लॉस को रिपील किया हो, ठीक है? तो ये सारी केसेस हमें कवर अप करने हैं, ओके। नाउ कमिंग अप, आज हम जो स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं वो आपके नेक्स्ट 6 मंथ की स्ट्रैटेजी होगी, राइट? सो स्टार्टिंग फ्रॉम फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, राइट? सो ये स्ट्रैटेजी आपको जुलाई तक रहेगी। एंड ये स्ट्रैटेजी ऐसी रहेगी कि आप इन 6 महीनों में आपका पूरा क्लैट का सिलेबस जो है कवर अप कर लेंगे। उसके बाद जो आपको जुलाई से बाद के महीने बचेंगे दिसंबर तक, दैट इज अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 4 महीने रहेंगे आपके नए रिसेंट केस लॉस करने के लिए, मॉक सॉल्व करने के लिए, एंड खुद की प्रैक्टिस करने के लिए, राइट? तो अगर आपको क्लैट पीजी और 2027 को एस करना है तो आप इस स्ट्रैटेजी को बाय हार्ट कर लीजिए, ठीक है? तो हम इस 6 महीने को सबसे पहले तो 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है? तो जो पहला फेज है हमारा वो है बिल्डिंग द फाउंडेशन, राइट? आप नए बच्चे हैं, ओके, आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं क्लाइड पीजी के लिए पढ़ना, राइट? तो सबसे पहले तो आपका फाउंडेशन बिल्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है? इस फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए हम डेडिकेट करने वाले हैं अपने फर्स्ट 2 मंथ्स, राइट? अब इस फर्स्ट 2 मंथ में जो सबसे पहले आपको ये करना है कि आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है? फाउंडेशन है, थोड़े सिंपलर सब्जेक्ट्स रखते हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स रखते हैं हम, सब्जेक्ट्स जिनसे हम थोड़े ज्यादा फेमिलियर हैं, ठीक है? तो इट इज एडवाइज कि आप पहले 2 महीने में ना कॉन्स्टिट्यूशन, जूरिस्प्रूडेंस एंड क्रिमिनल लॉस कवर कीजिए, ठीक है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स भी हैं ये, साथ ही साथ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि अपने लॉ स्कूल के टाइम पे बच्चे ऑलरेडी बहुत अच्छे से कवर करते हैं, ठीक है? तो इट समवट बिकम्स इजियर फॉर यू, राइट? एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एज वेल। तो स्टार्टिंग इनसे कर लेते हैं हम, ठीक है? तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जूरिस्प्रूडेंस हो गया, क्रिमिनल लॉज हो गए। क्रिमिनल लॉज के अंदर आपके वो मेजर 3 लॉज भी आ जाते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें हमें कवर करनी है, ओके। दूसरी चीज जो हमें याद रखनी है वो ये है कि इन सब्जेक्ट्स में हमें लैंडमार्क जजमेंट्स फॉर श्योर कवर करके रखनी ही रखनी है, ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो लैंडमार्क जजमेंट्स है, क्रिमिनल लॉ के जो लैंडमार्क जजमेंट्स है, हमें वो सारी चीजें जो है, वो सारे जजमेंट्स है कवर करने हैं, ओके। नाउ आपको पहले 2 महीने में ये तीनों सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, ठीक है? नाउ आप बेटर अंडरस्टैंडिंग है, आप बेटर समझेंगे कि एक इनमें से कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए इजी है, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए टफ है, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग ही आप डिटरमाइन कीजिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स को कितने दिन देने हैं, राइट? सो फॉर एग्जांपल अगर मैं पढ़ता तो कहीं ना कहीं क्रिमिनल लॉज मेरे लिए थोड़े टफ हो जाते हैं, राइट? तो मैं क्रिमिनल लॉज को समवेयर अराउंड देता एन एंटायर मंथ, राइट? बिकॉज 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं अंदर इसके। कॉन्स्टिट्यूशन को मैं समवेयर देता 15 डेज, एंड जूरिस्प्रूडेंस को भी मैं देता समवेयर अराउंड 10 to 15 डेज, राइट? सो आप अपनी अकॉर्डिंग, अपने मन के अकॉर्डिंग, अपनी केपेबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है टाइम डिवीजन कर सकते हैं, ओके। देन लैंडमार्क जजमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ही है। साथ ही साथ, ओके, आपको 3 चीजें कवर करनी थी, क्या क्या? प्रोविजन हो गए एंड कंसेप्ट हो गए, ठीक है? वो तो आप सब्जेक्ट पढ़ते हुए कर ही लेंगे। सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते साथ ही आपको लैंडमार्क जजमेंट्स कवर करनी है। एंड जो तीसरी चीज थी वो रीसेंट केस लॉस थे, राइट? तो आप इन 2 महीनों में कोई एक स्पेसिफिक डेट डेडिकेट कर दीजिए, फॉर एग्जाम्पल सैटरडे, ठीक है? जहां पर आप केवल और केवल रीसेंट केस लॉस के जो है नोट्स बनाएंगे और रीसेंट केस लॉस को पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर आपके पास कोई एक अच्छा सोर्स है जहां पर मिलेंगे तो पढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं जाती है। लेकिन अगर आपके पास नोट्स नहीं है, केसेस नहीं है, आपको खुद से बनाने हैं, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम हो जाता है, राइट? तो उसके लिए बेस्ट यही है कि आप अभी से तैयारी चालू कर दीजिए। एक कोई पर्टिकुलर डेट एलोकेट कर दीजिए कि इस वीक में, मतलब हर वीक के सैटरडे को मैं केस लॉस को डेडिकेट करने वाला हूँ। उसमें बैठ के आप डिसाइड करिए कि फॉर फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे केस लॉस चाहिए, रीसेंट केस लॉस, राइट? अभी कौन सा महीना चल रहा है? जनवरी, ठीक है? तो अभी नेक्स्ट सैटरडे को मैं क्या करूंगा, जनवरी एंड दिसंबर के जितने रीसेंट केस लॉज हैं उनके नोट्स जो है मैं सैटरडे को बना के पढ़ने का काम कर लूं, ठीक है? तो ये आपको पैरेलली करना है। आप ये 3 सब्जेक्ट्स और उनके लैंडमार्क केसेस से तो डील करेंगे ही करेंगे, लेकिन इन 2 महीने में आप
केस लॉज जो है, जो रीसेंट केसेस है, उनकी भी स्टडी चालू कर देंगे। ओके, नाउ एक सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जब आप पढ़ाई करते रहते हैं, ठीक है, आप ये चीज पढ़ रहे हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स को कवर अप करने का ट्राई करने हैं, तो इनको कवर करते करते ही साइड बाय साइड वन लाइनर्स नोट्स बनाते हुए चलिए या फ्लैश कार्ड्स बनाते हुए चलिए, ठीक है। इसका फायदा ये होता है कि जब आप दोबारा रिवीजन करने आएंगे ना, आपको पूरी पूरी बुक या पूरी पूरी नोट्स, पूरी पूरी बुक्स नहीं खोलनी पड़ेंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी उसके वन लाइनर नोट्स बना चुके हैं, इंपॉर्टेंट चीजें आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। तो जहां आप कोई भी चीज के इतनी मोटी बुक पढ़ेंगे, आप उसके नोट्स बना सकते हैं समवेयर अराउंड 50 to 60 पेजेस में, राइट। तो जब आप नेक्स्ट टाइम पे उस सब्जेक्ट को रिविजिट करेंगे, आपके लिए बहुत ईज पड़ जाएगा, क्योंकि आपने सारी इंपॉर्टेंट बातें कंसाइजली लिख ली है, ठीक है। तो अब एक्शन प्लान थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सॉरी, पहले रिसोर्सेज डिस्कस कर लेते हैं कि इन सब्जेक्ट्स से रिलेटेड हमें क्या क्या चीजें रेफर करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या है, सब्जेक्ट्स हैं, क्रिमिनल लॉज है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो बेयर एक्ट तो लगेगा ही, ठीक है। दूसरा, समरी बुक्स। ओके, समरी बुक्स क्या है? बुक्स जहां पर थोड़े कंसाइज वे में आपको टॉपिक समझाए जाते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए एमपी जैन रिफर कर रहे हैं, दैट बुक इज लाइक दिस थिक, राइट। सो व्हाट हैपेंस, आप 2 महीने में तो कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं खत्म कर पाएंगे, राइट। तो जो समराइज बुक्स यहाँ पर ये मतलब है कि आप इंश्योर कीजिए कि जो भी बुक्स आप रेफर कर रहे हैं ना, वो काफी हद तक कंसाइज हो। ओके, इतना कि आपको पढ़ने लिखने में हेल्प हो लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर। ये ना हो कि आप इतनी डिटेल्ड बुक रेफर कर रहे हो कि उसके बाद जो है आप केवल एक ही सब्जेक्ट में अटक जा रहे हो, ठीक है। तो पहला तो बेयर एक्ट हो गया प्राइमरी सोर्स हमारा, दूसरा होगी समरी बुक्स, ठीक है। देन आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, किसी भी ब्लॉग्स वगैरह पे जाएंगे, तो लैंडमार्क जजमेंट्स इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। तो जहां पर आप प्रोविजंस के नोट्स बनाएंगे वन लाइनर, आपको साइड बाय साइड एक और नोट्स बना के रखना है लैंडमार्क जजमेंट से रिलेटेड, राइट। कौन कौन सी प्रोविजंस रिलेटेड, कौन कौन से लैंडमार्क जजमेंट्स थी, उन लैंडमार्क जजमेंट्स कब की थी, उसकी बेंच कौन थी, ठीक है। और उसमें बेसिकली क्या चीजें ले डाउन की गई थी, ये सारी चीज आपको नोट्स बनाते हुए चलने हैं, ठीक है। लैंडमार्क जजमेंट्स के लिए आप अलग से ब्लॉग्स वगैरह भी रेफर कर सकते हैं, इजिली मिल जाता है, ठीक है। देन आपका आता है यूट्यूब लेक्चर्स। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है बेयर एक्ट से, आपको नहीं समझ आ रहा है समरी बुक से, तो आप यूट्यूब में बहुत ज्यादा फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनको डायरेक्टली रेफर कर सकते हैं, ठीक है। देन यू हैव सेक्शनल मॉक्स। ओके, सेक्शनल मॉक्स आर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो जब आप बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज ह्यूज, राइट। आप यूजुअली ये होता है जब बच्चे पढ़ने जाते हैं, आगे पार्ट होता है, पीछे से पार्ट हो जाता है, राइट। आप शुरू के प्रोविजंस पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज में गए, तब तक फंडामेंटल राइट्स भूल गए, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो होती है आपकी सेक्शनल मॉक्स, ठीक है। सेक्शनल मॉक्स क्या होते हैं कि आपने एक कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उसमें एक कोई टॉपिक कवर कर लिया है, तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आप पहले सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो इससे दो चीज होती है कि आपका एक तो रिवीजन हो ही जाता है, जिसकी वजह से आपकी मेमोरी में लॉन्गर टर्म तक वो चीजें रिटेन कर पाते हो आप, ठीक है। दूसरा ये कि आपको एक टेस्ट हो जाता है खुद के ऊपर कि एक्चुअली मैं सेक्शन से चीजें समझाऊं या नहीं समझाऊं, राइट। सो फॉर एग्जांपल, आई हैव स्टडीड फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। उसके बाद मैं क्या किया, फंडामेंटल राइट्स का सेक्शनल मॉक दिया, राइट। तो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर मैंने एमसीक्यू फॉर्म में दिए, ठीक है। दो चीजें होंगी कि मैं सारे क्वेश्चंस रिविजिट कर रहा हूं, ठीक है। पढ़ने के बाद मुझे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, क्वेश्चंस का आंसर दे रहा हूं मैं, मुझे वो चीज याद हो जा रही है, मन में रिटेन हो जा रहा है, ओके। दूसरा दूसरा ये चीज हो जाता है फिर आपका कि आप उसको प्रॉपरली जो है अपने मन में रिटेन कर पाते हैं, और आपको ये भी समझ आएगा साथ ही साथ कि इसको मैं कहां पर लैग बिहाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। कौन कौन सी चीजें हो सकता है कि मुझे 13 और 14 सेक्शन आर्टिकल समझ आ गए, बट मुझे 19 नहीं समझ आया, तो ये बात कैसे पता चलेगी, ये भी मॉक्स के थ्रू पता चलेगी, राइट। तो क्योंकि हो सकता है मॉक्स का जब मैं एनालिसिस करूं, मैं देखूं कि यार 13 और 14 आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन मैं इजिली आंसर कर रहा हूँ, 19 आर्टिकल से क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं मुझे गलत लग रहे हैं, ठीक है। तो आई शुड रिविजिट आर्टिकल 19। ओके, तो मॉक्स से आपको ये आइडिया हो जाता है, ओके। देन इसके बाद फिर एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका ये एक्शन प्लान होना चाहिए कि आप जो सब्जेक्ट्स है ट्राई करिए कि उन्हें पैरेलल में पढ़ें, ओके। कभी कभी क्या दिक्कत हो जाती है कि आप 15 दिन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, आप 15 दिन जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे, आप 1 महीना क्रिमिनल लॉ पढ़ेंगे। दिक्कत ये होती है जब तक आप क्रिमिनल लॉ में आएंगे ना, आप कॉन्स्टिट्यूशन भूल जाते हैं, ठीक है। वही सिस्टम, आगे पार्ट पीछे सा पार्ट वाला, ठीक है। तो इससे बचने के लिए अगर आपके पास कैलिबर है, तो आप दो सब्जेक्ट्स को पैरेलली पढ़िए, ठीक है।
दिन के आधे टाइम आप कॉन्स्टिट्यूशन कीजिए, बाकी आधे टाइम जूरिस्प्रूडेंस करिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप दोनों को साथ मिला के चलने लगेंगे, ओके। तो आगे पार्ट पीछे सपाट होने वाली सिनारियो कम हो जाती है, ओके। अगर हो सके कैलिबर है तो आप ऐसा करके चलिए कि दो सब्जेक्ट्स जो है उनको पैरेलली चलाते हुए चलिए, ओके। देन वन लाइनर नोट्स को जैसे मैंने कहा था कि वन लाइनर नोट्स बनाते हुए चलना है ताकि रिवीजन में हमें बहुत ज्यादा हेल्प आउट हो जाए, ठीक है। देन आपको कांस्टेंट रिवीजन करते रहना है, ठीक है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन क्रॉस कर लिया, ठीक है। आप जूरिस्प्रूडेंस पे आ गए हो, आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हो, साथ ही साथ आपको ये इंश्योर करना है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की बातें भूले ना, ठीक है। तो दिन में 15 से 20 मिनट आप जूरिस पढ़ते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को भी टाइम दे दीजिए कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अपने वन लाइनर नोट्स देखते हुए चलिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हो चुका है, जूरिस स्टार्ट कर रहे हो, जूरिस स्टार्ट करते हुए दिन के 15-20 मिनट जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हुए वन लाइनर्स बनाए हैं ना, जूरिस पढ़ते हुए उन कॉन्स्टिट्यूशन के वन लाइनर्स भी देखते हुए चलिए ताकि आप कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से वाइप आउट ना कर दें अपनी मेमोरी में, ठीक है। तो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कांस्टेंट रिवीजन करते रहना है, ठीक है। देन सेक्शनल क्वेश्चन, जैसे कि हमने देखा कि सेक्शनल क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट फेज था, फाउंडेशनल फेज, जहां पर आपने 2 महीने देने हैं, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, ज्यूरिस पढ़ना है, क्रिमिनल लॉस पढ़ने हैं, ओके। देन कमिंग टू फेज 2, ठीक है। फेज 2 क्या है हमारा, एनहांस एंड एक्सपैंड, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी एफिशिएंसी थोड़ी सी बढ़ाने का ट्राई करेंगे एंड अपने सब्जेक्ट्स थोड़े से बढ़ाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। ये फेज आपका लास्ट करेगा फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स, ओके, मंथ्स 3 and 4, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फैमिली लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ठीक है। साथ ही साथ हमें वही 2 चीज करनी है यहाँ पे कि इन सब्जेक्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स तो करने ही है, पैरेलली हमें क्या करना है, रिसेंट केस लॉज भी स्टडी करते रहना है, ओके। नाउ अब अगर इसका एक्शन प्लान देखेंगे तो इट इज समवॉट सेम टू द फेज 1, ठीक है। व्हाई इज इट सेम, बिकॉज सब्जेक्ट्स तो सेम ही टाइप के हैं, मतलब लॉ के सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली, ओके। तो रिसोर्सेज क्या है, बेयर एक्ट हो गया, अगेन समरी बुक्स हो गए, लैंडमार्क जजमेंट्स हो गए, यूट्यूब लेक्चर हो गए, सेक्शनल मॉक्स हो गए, ठीक है। एक्शन प्लान क्या है, वन लाइनर नोट बनाने हैं, ओके, रिवीजन कॉन्स्टेंटली करना है, ओके, सेक्शनल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेकिन यहाँ पर बस एक और एक्स्ट्रा चीज ऐड हो जाती है कि जो फेज 1 के सब्जेक्ट्स है ना, जिनके वन लाइनर्स नोट आप ऑलरेडी बना चुके होंगे पहले 2 मंथ में, उन वन लाइनर नोट्स को भी आप फेज 2 में रिवाइज करते हुए चलिए, राइट। क्योंकि अगर फॉर द एंटायरिटी ऑफ मंथ 3 and 4 आप अबैंडन कर देंगे फेज 1 के सब्जेक्ट्स को, तो वही होगा कि मेमोरी से वाइप आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना है, हमें सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ लेते हुए चलना है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है इसका फेज 2 का बात, ठीक है। काफी हद तक फेज 1 से सिमिलर है, ठीक है। नाउ मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि आप जब बात करते हैं ना क्लैट की, तो क्लैट पीजी कैन बी बिट डिफिकल्ट ऑफ एग्जाम टू क्रैक, ठीक है। इसलिए नहीं क्योंकि इसका कंटेंट बहुत ज्यादा है, बट बच्चों को सही ढंग से पढ़ने का तरीका नहीं पता है, राइट। लैंडमार्क केसेस एक बार मिल जाते हैं, आपको प्रोविजन समझ आ जाएंगे, बट रीसेंट केसेस इज समथिंग जो बहुत ज्यादा लोगों को तकलीफ दे देता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं बता दूं, अब इसके लिए बता दूं कि हमारे पास आप हमारी वेबसाइट चेक आउट कर सकते हैं। हम स्पेसिफिकली क्लैट पीजी के लिए जो है कोर्सेज एनरोल कर सकते हैं, जो कि आप हमारी वेबसाइट में जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। आप जा सकते हैं ऑनलाइन कोर्सेज में, वहां से जाएंगे आप लॉ पीजी में, उसके बाद फिर आप क्लैट एलएलएम में जाएंगे। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि हम लॉ पीजी के लिए मेनली 3 टाइप के बैचेस चलाते हैं, ठीक है। आपका एक है LLM 1 फॉर क्लैट पीजी एंड आईलेट पीजी, ठीक है, जहां पर हम लोग आईलेट एंड क्लैट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस लाते हैं, दोनों एग्जाम्स के साथ में पढ़ाई होती है। देन यू हैव LLM 1 फॉर क्लैट एंड आईलेट पीजी, जहां जहां पर इंग्लिश ओनली बैच होता है, जहां पर हम सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाते हैं। एंड देन यू हैव अनदर बैच ऑफ क्लैट 1+, जहां पर क्लैट हो गया, आईलेट हो गया, IIT KGP हो गया, CUET PG हो गया, इन सारे LLM एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस लाते हैं, ठीक है। नाउ जब जब हम लोग बात करते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स की हमारी, तो मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीजें रिजॉल्व कर देता है आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो लाइव सेशंस होते हैं, जहां पर आप वन ऑन वन इंटरेक्शन कर सकते हैं टीचर्स के साथ, ओके। अगर आप फॉर सम वॉट एवर रीजन आप लाइव जो सेशंस है मिस कर चुके हैं, तो आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी जो है अवेलेबल रहेंगे, ओके। दूसरा ये आपका पढ़ाई का हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद होता है कि अगर आपको स्टडी मटेरियल की जरूरत है, ठीक है,
तो आपके पास आरएसएम्स रहेंगे, डिटेल्ड स्टडी मटेरियल रहेंगे। जो मैं समराइज बुक की बात कर रहा था वो आपको समराइज बुक मिलेंगी मिलेंगे, ठीक है। आपको वन लाइनर नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपको ये जो रीसेंट केस लॉज जो है उनका समराइज वर्जन भी मिलेगा, ठीक है। तो आपकी जो मेहनत आपको करनी पड़ती है वो बहुत ज्यादा कट शॉर्ट हो जाती है, ओके। तो जो आपको आवर्स एंड आवर्स सिर्फ केस का नाम उठा के उसको उसके डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके उसको समराइज करके पढ़ने में जो टाइम लगता ना, वो बहुत ज्यादा कट शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो दूसरी चीज आपको यहाँ मिलती है वो है मटेरियल्स, ओके। मटेरियल्स जो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, ओके। तीसरा है फिर आपका प्रैक्टिस सेशन, ओके। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे थे कि आपको सेक्शनल टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आप इतने टाइम में इतनी सारे सब्जेक्ट्स अगर पढ़ेंगे तो आगे पार्ट पीछे से पार्ट होने लग जाता है, आप चीजें भूलने लग जाते हैं, ठीक है। तो आपको इन कोर्सेज के अंदर मिलेंगे सेक्शनल टेस्ट, पीवाईक्यू, मॉक्स, प्रैक्टिस टेस्ट एंड एवरीथिंग एल्स, राइट। सो आपको जब अपनी प्रिपरेशन जो है वो चेकआउट करनी है तो आप खुद से चेकआउट कर सकते हैं, आप टेक्स्ट दे सकते हैं, आपको बहुत सारे अलग अलग प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। ये तीसरी चीज थी, ठीक है। चौथी चीज है आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस, ओके। जब आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो अगर कोर्स बहुत वास्ट रहता है, चीजें अच्छे से समझ नहीं आती हैं, कभी कभी मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, ठीक है। तो इसके सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, ओके। आप टीचर्स के साथ वन ऑन वन सेशन तो होता ही है जहां पर आप डायरेक्टली अपने डाउट्स टीचर से पूछ सकते हैं, ओके। इसके बाद आप जुड़े रहेंगे टेलीग्राम ग्रुप से, हमारे टेलीग्राम चैनल से, जहां पे आप डाउट जो है वो पोस्ट कर सकते हैं, जहां पर फैकल्टी जो है वो इम्प्रॉम्प्ट आपका रिप्लाई करेगी। इसके अलावा आप मेंटरशिप सेशंस भी बुक कर सकते हैं फैकल्टी के साथ, जहां पर वन ऑन वन आपके डाउट का क्लियरेंस हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर चार इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाती हैं आपको इन बैचेस में। पहला तो लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस हो जाते हैं आपके, दूसरा बहुत अच्छी क्वालिटी का मटेरियल हो जाता है, तीसरा आपके प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाते हैं आपको जहां पर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड चौथा जो है वो ये है कि आपके डाउट क्लियरिंग सेशन बहुत अच्छे से हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन ऑप्ट फॉर, आई वुड हाईली रिकमेंडेड, बिकॉज आपका टाइम सेविंग बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। आप जब खुद से पढ़ाई करते हैं ना, तो कहाँ से सेक्शनल टेस्ट लाएंगे, कहाँ से पीवाईक्यू लाएंगे, कहाँ से रीसेंट केस लॉज लाएंगे, ये सब चीज बहुत ज्यादा ना आपको मेंटली इफेक्ट कर देती है, पहली बात तो। और दूसरा कि आप इसकी अच्छी क्वालिटी के नोट्स या प्रैक्टिस टेस्ट जुगाड़ भी नहीं हो पाते, ठीक है। तो ये कोर्स उन सारी चीजों को सॉल्व कर देता है, ठीक है। नाउ अबाउट द कोर्स, उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम स्पेसिफिकली हमारी यूट्यूब ऑडियंस के लिए हमारे सारे कोर्सेज पे 10% ऑफलाइन है, एलईएसी के सारे कोर्सेज पे, जो कि आप अवेल कर सकते हैं इस कूपन कोड को यूज करके, एलईएसी वाईटी, ठीक है। तो दिस इज स्पेशल ऑफर फॉर आवर यूट्यूब ऑडियंस। तो आप जो है अगर कोर्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, अब हम आते हैं फेज 3 पे, ठीक है। फेज 3 जो है वहां पर आपका क्या होगा, दो फेज में हमने प्रॉपरली पढ़ाई कर रखी है, ठीक है। हमने ज्यादातर सब्जेक्ट कवर कर लिए हैं, फिर भी कुछ सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं, ठीक है। तो फेज 3 में हम पूरे सिलेबस को फिनिश करने का काम करेंगे, एंड फेज 3 जो है इट विल लास्ट फॉर ओनली अ मंथ, ठीक है। जो फिफ्थ मंथ रहेगा आपका वो आपका फेज 3 रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो लॉज हमारे बचे हुए हैं, कौन कौन से बचे हैं, प्रॉपर्टी लॉ हो गया, कंपनी लॉ हो गया, टैक्सेशन लॉ हो गया, लेबर इन इंडस्ट्रियल लॉ हो गया, ठीक है। इनका वेटेज अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करेंगे तो इनका वेटेज ना ठीक ही रहता है, बट ये है कि इनसे कोई बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको जो है आप फेज 3 में पढ़ सकते हैं, ओके। देन आपको दो चीजें तो यहाँ पर करनी ही है, लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़ने हैं, साथ ही साथ आपके रिसेंट जो केसेस हैं उनके नोट्स बना के पढ़ते हुए चलना ही चलना है, ठीक है। लास्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट ड्रॉप इट एट ऑल, नो मैटर हाउ टायरिंग इट मे सीम टू यू, ठीक है। यू कैन नॉट ड्रॉप दैट, ओके। फिर अब एक्शन प्लान जो है वही आपका वैसे ही चलेगा, ओके। आपको इन सारे सब्जेक्ट्स के भी वन लाइनर नोट्स बनाने हैं, ठीक है। फेज 1 फेज 2 के जो वन लाइनर नोट्स आप बना के रखे हुए हैं, आपको फेज 3 में रिवाइज करते हुए चलना है। फेज 3 के क्वेश्चंस जो हैं, जो सब्जेक्ट्स है उनके सेक्शनल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग का केस लॉ का भी रिवीजन स्टार्ट कर देना है, ठीक है। केस लॉ कौन कौन सा है, लैंडमार्क भी एंड रीसेंट भी, राइट, जो आप फर्स्ट मंथ से बनाते हुए चल रहे हैं, आप उनको यहाँ पर अब रिवीजन करने का काम स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। दूसरी चीज, अभी तक हम क्या कर रहे थे, सेक्शनल टेस्ट दे रहे थे, राइट। फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, उसका टेस्ट दे दिया, ठीक है। लेजिस्लेचर पढ़ा, उसका सेक्शनल टेस्ट दे दिया, ठीक है। अब ये क्या हो रहा था, सेक्शनल टेस्ट चल रहे थे हमारे पिछले दो फेजेस में। फेज 3 से आपका स्टार्ट हो जाएगा फुल लेंथ मॉक्स या पीवाईक्यू सॉल्व करने का, ओके। तो आप फुल लेंथ मॉक्स भी सॉल्व कर सकते हैं, ये तो मैंडेटरी रहेगा आपके लिए अगर आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है, कि फेज 3 के हर वीक में कम से कम आपको एक फुल लेंथ मॉक सॉल्व करना है, खुद को टाइमिंग भी देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि
आप जब क्लैट की बात करते हैं, पीजी की बात करते हैं, आपको 120 क्वेश्चंस के लिए सिर्फ 2 आवर्स मिलते हैं, ठीक है। 120 मिनट्स फॉर 120 क्वेश्चंस, तो हर क्वेश्चन के लिए आपके पास सिर्फ 1 मिनट रहता है। और आपको ये भी याद रखना है कि आपको बड़े बड़े पैराग्राफ्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो टाइम आपका सबसे बड़ा दुश्मन रहेगा वहां पे, ठीक है। तो जब आप मॉक सॉल्व करेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि खुद को टाइम करिए, ठीक है। आप एक मॉक उठाइए, 120 क्वेश्चन उठाइए, ठीक है, पीवाईक्यूज उठाइए, टाइमर स्टार्ट कीजिए और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो शुरू में तो आपको 2.5 से 3 घंटे लग सकते हैं, बट धीरे धीरे इस टाइम को कम करने का ट्राई करना है अपन को, ठीक है। तो ये चीज होगी, ओके। तो इस वाले में हमें सबसे पहले क्या करना है, फेज 1 एंड फेज 2 के सब्जेक्ट्स को रिवीजन करना है, सेक्शनल क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है, हर एक वीक में एक पूरा फुल लेंथ मॉक सॉल्व करना है, खुद को टाइम भी करना है, ठीक है। एंड साथ ही साथ हमें हर दिन कम से कम 50 से 60 जो है पीवाईक्यू के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इसके पहले हम क्या देख रहे थे कि हम सेक्शनल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। अब आप सब्जेक्ट वाइज जो है क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए फेज 3 में, ओके। सो कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग जो टॉपिक्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अलग अलग टॉपिक्स हैं, उन सारे यू नो पूरे पूरे सब्जेक्ट के जो एमसीक्यू हैं उन्हें आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए फेज 3 के अंदर, ठीक है। तो फेज 3 में काफी कुछ आपका बढ़ जाता है, सब्जेक्ट्स भी रहते हैं और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर देनी है, ओके। देन हम आते हैं हमारे लास्ट फेज में, दैट इज हमारा फेज 4, जो कि एंटायरली होगा रिवीजन का, ठीक है। तो जो आपका 6th मंथ है, ओके, आप अभी तक फेज 3 तक आप अपने सारे सब्जेक्ट जो है कवर अप कर चुके हैं, आपने कुछ भी लीव आउट नहीं किया है। अपने सारे रीसेंट केसेस जो जब तक आए हुए थे, जून जुलाई तक आए हुए थे, तब तक यहाँ तक आपके कवर हो जाएंगे, ओके। अब 6th महीने में क्या करना है आपको, आपका मेजर वो क्या रहेगा, एक्शन प्लान क्या रहेगा कि जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, ओके, आप उनको सारे जो वन लाइनर्स आपने बनाए हैं या फ्लैश कार्ड बनाए हैं आपने, उनको यूज करते हुए रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। फिर आपने जो लैंडमार्क केसेस के नोट्स बनाए हैं उनको भी रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। तीसरा, जो आपके रीसेंट केस लॉज होंगे उनको, उनका भी नोट्स जो आपने इकट्ठा किया है, बनाए हैं, आप उसको भी रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, ओके। अब रिवीजन के लिए पूरा 1 महीना सीम्स अ लॉट, राइट, बट इट इज नॉट, ठीक है, बिकॉज यू हैव टू कवर अ लॉट ऑफ स्टफ, राइट। एंड द बेस्ट पार्ट वुड बी कि आपका जो मंथ 6 है ना, दिस इज नॉट गोइंग टू बी द लास्ट मंथ फॉर यू, राइट। व्हाई? बिकॉज आपका जो क्लैट का एक पीजी का एग्जामिनेशन, इट इज देयर इन दिसंबर। अगर आप फरवरी से स्टार्ट करते हैं तो आपका जो 6th मंथ है, इट विल अराइव समवेयर इन जुलाई, राइट। तो यू विल हैव अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर टू रिवाइज एवरीथिंग, ठीक है। तो आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा अगर आप अभी से स्टार्ट करते हैं, राइट। क्योंकि आप बहुत सारी चीजें जो है वो कवर अप कर चुके होंगे, आप पूरा सिलेबस कवर अप कर चुके हैं, एंड आप जुलाई से ही अपना रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। अब आप रिवाइज तो करेंगे ही करेंगे, और जैसा कि आपने फेज 3 में क्या किया था, आपने फुल लेंथ मॉक या फुल लेंथ पीवाईक्यू अटेम्प्ट करना चालू कर दिया था, एक हफ्ते में एक बार, ठीक है। यहाँ पर उस चीज को थोड़ा ना एक लेवल ऊपर ले जाइए, ठीक है। हर हफ्ते कम से कम 3 से 4 फुल लेंथ मॉक्स अटेम्प्ट कीजिए एंड खुद को टाइम कीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आदत बनेगी नए क्वेश्चंस की, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको ये मॉक अटेम्प्ट करते हैं तो समटाइम्स यू रियलाइज कि भाई ये तो टॉपिक मैंने पढ़ा नहीं है, आई शुड गो बैक एंड कवर दिस टॉपिक अगेन, राइट। सो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस रीजन की वजह से मॉक अटेम्प्ट करना, ठीक है। दूसरा रीजन ये होता है कि आप खुद को टाइम कर पाते हैं, आप समझ पाएंगे कि भाई मैं 2 घंटे में पेपर लिख भी पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है। तो मॉक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। नाउ दिस वॉज अबाउट द स्ट्रैटेजी जो आपको पढ़ाई के साथ रखनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये समझना है कि क्लैट पीजी इज वेरी कॉम्पिटेटिव, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम, ठीक है। क्योंकि इसमें सिर्फ आपको एलएलएम में एडमिशन नहीं मिलता है, आपको जैग में भी जॉब लग सकती है, या आपके पीएसयूज में भी जॉब लग सकती है, ओके। तो आज के टाइम पे क्लैट पीजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम, कंपटीशन भी हाई होता जा ही रहा है, ठीक है। सिलेबस भी कोई बहुत ज्यादा कम नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इसे एस करना है तो पढ़ाई तो प्रॉपर करनी ही करनी है, साथ ही पूरा ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का। आपको ये रखना है कि आपकी जो स्लीप साइकिल हो वो प्रॉपर आवर्स में हो, प्रॉपर टाइमिंग में हो, ठीक है। आप जो फूड खाते हैं, जो है ईटिंग हैबिट्स है आपकी, वो पूरी तरह से हेल्दी हो, पूरी तरह से साइकिल फॉलो कर रही हो, ठीक है। इसके अलावा कोई भी मेंटल डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो आपकी पीस को खराब करती हो, ठीक है। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना है कि अपनी मेंटालिटी, आपको अपनी मेंटल हेल्थ का, आपको अपनी फिजिकल हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। इफ यू वांट टू एस क्लैट पीजी 2027, राइट। सो चलो,
That will be all from my side today. If you want to connect with the community, if you want to connect with like-minded people, you can join our Telegram channel. You can join our Instagram channel or the YouTube channel as well, जो कि है ही अभी यहाँ पे, ठीक है? If you want to inquire about any of our courses, you can reach out to us at 6363286363, right? अगर आपको और भी कोई क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं at support@toprankers.com पे, right? So all the best to you all. I hope आपकी preparations बहुत अच्छी जाएं. Okay, so that will be all for this video. Do like, share and subscribe. And अगर आपको कोई query है, please comment down as well so that we'll be able to resolve it and reach out to you. Thank you so much, guys.